मकसद की राजनीति को कितना समझते हैं या फिर आप अभी राजनीति की ABCD पढ़ रहे हैं? पॉलिटिक्स मेरे लिए सिर्फ एकमात्र एक प्लेटफॉर्म है। पॉलिटिक्स मेरा एंड नहीं है, मुझे पॉलिटिशियन बनने आया ही नहीं। मैं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को यूज करके सोशल सर्विस करने आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो सिर्फ एक वोट तक न सीमित रह जाए, वो अपनी उस वोट की ताकत को पहचाने। यहाँ पे बेसिक गायनेकोलॉजिकल फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप क्वालिटी अगर देखना चाहते नहीं तो उनके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य उसका प्रोविजन, क्योंकि अगर हमारे घर की महिलाएं स्वस्थ नहीं है तो वो परिवार स्वस्थ नहीं है। आज भी देखिए तो हमारे क्षेत्र में बक्सर में 33% ही महिलाएं हैं जो कि 10वीं के ऊपर जाके पढ़ पा रही हैं। तो मुझे कभी किसी ने कहा कि यार सपने भी देखो तो ठीक है, बड़ा औकात रहे, मतलब वो चैलेंज भी एक अपॉर्चुनिटी जैसा देखा कि अच्छा इतनी बड़ी बात है तो यही करें। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। नमस्कार, मैं हूं ध्रुव और आज के हमारे खास मेहमान हैं एक्स IPS ऑफिसर और नए नए नेता बने हैं, राजनीतिक सफर शुरू किया है, आनंद मिश्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर कैसा लग रहा है ये नया नया जो सफर आपने शुरू किया? राइट, थैंक यू ध्रुव। ये इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से कि यहाँ से खड़े होकर इस प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ा स्कोप दिखता है काम करने का। एक ये समझ में आ रहा है मैं पब्लिक सर्विस में था तो वहाँ पे भी काम करने का स्कोप था, बट समहाउ इस प्लेटफॉर्म से वहाँ से एक कलर दिखता था, सब एक जैसे दिखते थे। यहाँ से अलग अलग रंग दिखने लगे, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स दिखने लगे, प्रेशर ग्रुप्स दिखने लगे हैं। तो सडनली ये जो विविधता है हमारे देश में और हमारे क्षेत्र में ये दिखने लगा। अब इसमें सामंजस्य रखे कि किस तरह से देश सेवा कर सकते हैं, ये इसकी एक पॉसिबिलिटी दिखती है। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग जर्नी टू स्टार्ट। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं समाज में बदलाव करने के लिए, तो आपने ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म ही क्यों चुना? राइट, देखिए आप सही कह रहे हैं, बहुत प्लेटफॉर्म है। राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म है, जो मैंने कहा ना आपको पहले में कि आपको यहाँ से सडनली पूरी दुनिया ना रेनबो दिखने लगती है। जो स्कोप है इसका वो शायद सबसे बड़ा है। आज राजनीति से बड़ा स्कोप सोशल काम करने के लिए आपके पास दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए मैंने चुना इसका। आप बिहार की राजनीति को और स्पेशली बक्सर की राजनीति को कितना समझते हैं या फिर आप अभी राजनीति की ABCD पढ़ रहे हैं? राइट, बिल्कुल ध्रुव आप सही कह रहे हैं कि मैं सच में शायद ABCD ही पढ़ रहा हूँ अभी, या तो और मैं राजनीति कितना समझता हूँ उतना ही समझता हूँ जितना एक ब्यूरोक्रेट समझता है। क्योंकि हम भी एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो राजनीति उतना समझते हैं क्योंकि हम भी पॉलिटिशियंस के साथ काम करते हैं। आप जब जिले में एज SP काम करते हैं शायद आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ों के साथ, तो एक उतना ही आइडिया, बट नॉट एज अ पॉलिटिशियन। मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मैं भी सबको यही कहता हूँ मैं एज अ पॉलिटिकल माइंडसेट लेके नहीं आया हूँ। पॉलिटिक्स मेरे लिए सिर्फ एकमात्र एक प्लेटफॉर्म है। पॉलिटिक्स मेरा एंड नहीं है, मुझे पॉलिटिशियन बनने आया ही नहीं। मैं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को यूज करके सोशल सर्विस करने आया हूँ। मैं समाज के लिए कुछ काम करने वाला हूँ। मैं विकास के मुद्दों पे बात करने आया हूँ, विकास के मुद्दों पे काम करने आया हूँ। मैं एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो सिर्फ एक वोट तक न सीमित रह जाए, वो अपनी उस वोट की ताकत को पहचाने और उनका राष्ट्र निर्माण में क्या रोल है इस बात को समझें। तो इन सब चीज़ों को साथ लेके मैं चाहता हूँ कि एक सकारात्मक राजनीति का माहौल हो, जहाँ पॉलिटिक्स से लोग समझते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन किया ना, तो कहीं दिमाग में था पॉलिटिक्स मतलब होता है कि 60 गार्ड, किस तरह से किसको गिराना है, किसको उठाना है, कहाँ से क्या मिलाना है ताकि पावर मेंटेन रहे। तो जनरल पॉलिटिक्स कहने से लोग यही समझते हैं, हिस्टोरिकली यही समझते हैं। लेकिन मैं बड़ा प्रेरित हूँ राम राज्य के कॉन्सेप्ट से। तो जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं ना 2047 में विकसित भारत, तो वही विकसित भारत राम राज्य होगा। मैं उसी राम राज्य के लिए वेट कर रहा हूँ कि वो राम, तब वो जब राम राज्य आएगा तो राम राज्य तो राम के ही आदर्शों पे आएगा ना, वो किसी और क्या, वो जो सो कॉल्ड पॉलिटिक्स जो कहते हैं पॉलिटिकिंग, मुझे नहीं लगता है कि भगवान राम या जब वो राजा राम थे तो उन्होंने इस तरह का कुछ पॉलिटिकिंग किया होगा। उनके ही आदर्शों पे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन मर्यादित व्यवहार से ही वो राजनीति भी करते होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ, मानता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि हमारा जो एक सनातन परंपरा है हमारे देश का, जो हमारी भारत भूमि का जो एक इतिहास रहा है,
ये कहीं ना कहीं उसी राम के आदर्शों के लिए रुका हुआ है। और अब वक्त आ गया है कि हम जैसे लोग इस बात में यकीन रखते हैं वो इस नैरेटिव से या इस सोच से उठ के पॉलिटिकली एक्टिव होके काम करें कि पॉलिटिक्स मतलब हमेशा तीन पाँच ही नहीं होता। उस राम के आदर्श पे हम आगे बढ़ें और एक राम राज्य की स्थापना करें जो 2047 का विकसित भारत में मैं देख रहा हूँ। अच्छा सर, अगर विचारधारा की बात करें, आप संघ की विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं और आपने कई सारे प्लेटफॉर्म पे किया है। आप मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं और अभी आपने हाल ही कहा कि उनके 2047 के जो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं मोदी जी, तो उसमें आप सहयोग करने के लिए आए हैं, ठीक है। पर सर आप मुझे बताइए, यहाँ से उनके प्रत्याशी खड़े हैं एनडीए में और आप उनके अगेंस्ट खड़े हैं, तो ये सहयोग कैसे पॉसिबल? नहीं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं खड़ा हूँ। देखिए आप इस बात को, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, मैं बक्सर के फॉर खड़ा हूँ, है ना, मैं क्षेत्र के फॉर खड़ा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं। मतलब मैं बताया ना, मैं कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं हूँ। अगर यहाँ पे 19 लाख वोटर्स है तो मैं सारे 19 लाख वोटर्स को अपने इस सोच के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि हम विकास की बात करें, हम भविष्य की बात करें, हम आने वाले बच्चों की बात करें, हम जनरेशंस की बात, अपकमिंग जनरेशंस की बात करें, तो मैं उस नैरेटिव, उस सेंटिमेंट के साथ लोगों को, सारे 19 लाख प्लस को लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि मैं किसी के वोट शेयर्स की तरफ देख रहा हूँ या फिर मैं किसी को हराने आया हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं एक विजन को जिताने आया हूँ। तो उस तरह से इसको देखा जाए एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मुझे ये लगता है कि शायद जो टीम हमारे साथ जुड़ रही है, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बहुत जेन्युइन लोग जुड़ रहे हैं। जो बक्सर के जो लोग जिनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, वैसे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वो सच में चाहते हैं कि जब बक्सर का विकास हो, बिहार का विकास हो, जब राष्ट्र निर्माण सच मायने में जमीनी स्तर पे हो रहा होगा, तो वो उसमें सहयोगी बनना चाहते हैं, कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो यहाँ की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है, क्या विजन है आपको लेकर? राइट, धन्यवाद ध्रुव भाई, आपने ये बात पूछी मुझसे। हाँ, तो इनफैक्ट मेरा बड़ा डिटेल लीड आउट मेरा प्लान है, जिसमें कि मैंने बताया 2017 से जब मैं सोच रहा था तो मैं पॉलिटिक्स नहीं सोच रहा था, मैं डेवलपमेंट सोच रहा था। तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमारी कौन सी टीम बैकअप के लिए तैयार होगी, सब पे हमारा काम चल रहा है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो एक बेहतर, मुझे लगता है, कानून व्यवस्था। तो घर के बाहर और घर के अंदर दोनों जगह सेफ रहे। वो जहाँ भी रहे, मन में वो कभी बात नहीं आनी चाहिए कि कहीं भी वो अनसेफ है। ये प्राथमिक चीज़ है जो कि वो जो कहते हैं ना आपके मन में कि एक भयमुक्त समाज हो जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होगा। तो इसके लिए मुझे प्रथम काम करना है। उसमें द्वितीय जो मुझे उनके लिए काम करना है वो है अच्छे स्वास्थ्य की। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट ए हेल्थ स्टेट, है ना, एक जैसे स्टेट ऑफ हेल्थ। तो उसमें भी यहाँ हमारे बक्सर की महिलाओं को बनारस या पटना जाना पड़ रहा है। यहाँ पे बेसिक गायनेकोलॉजिकल फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप क्वालिटी अगर देखना चाहते नहीं है, तो उनके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य, उसका प्रोविजन, क्योंकि अगर हमारे घर की महिलाएं स्वस्थ नहीं है तो वो परिवार स्वस्थ नहीं है, पूरा जनरेशन के स्वास्थ्य पे उस पर फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए उनके उस स्वास्थ्य पे हमें काम करने की जरूरत है। उसके साथ हमें उनके एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई, आज भी देखिए तो हमारे क्षेत्र में बक्सर में करीब 33% ही महिलाएं हैं जो कि 10वीं के ऊपर जाके पढ़ पा रही हैं। सिर्फ मतलब 33% ऐसे लोग हैं जो कि उसके बाद मतलब 66% करीब लोग हैं या मोर देन दैट कि जो कि मोर देन 10th पढ़ने को मिल रहा है। आप ये कहते हैं उसको कि चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ पे सुसुप्त अवस्था में है, ये चीज उजागर नहीं हो रहा है। मतलब अभी भी चल रहा है। Yes, I was going through data and इतना ज्यादा आप देखेंगे कि 17 to 22 कि कितने सारे अब माएँ हैं, मदर्स, वो like there's a big percentage of people, और ये एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं सबकी नजरों से बच जा रही है। तो इस पे हमें काम करने की जरूरत है। डाउरी इज अ बिग इशू यहाँ पे हमारे क्षेत्र में। डाउरी का जो चीज है ये एक ऐसा प्रचलन है जिसपे डायरेक्टली महिलाएं इस पे अफेक्टेड होती हैं, उनके आत्मसम्मान को चोट है हमारी महिलाओं पे अगर आप डाउरी की बात करें तो इस तरह की चीजें हैं जो कि क्लोजली कनेक्टेड है महिला के एजुकेशन को लेकर, उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर। हमारी महिलाएं सशक्त कब होंगी? जब वो शिक्षित होंगी। जब शिक्षित होंगी तो वो अपनी जीवन का, अपने
मतलब एक प्रोफेशनल लाइफ का आप कह सकते हैं, खुद अपने मतलब वो सशक्त हो सकती हैं, वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं। जब एक आत्मनिर्भर महिला होगी तो वो परिवार मजबूत होगा, वो समाज मजबूत होगा। तो उसके लिए हमें उनकी शिक्षा पे स्पेशल ध्यान देना है। प्लस अब शिक्षा होके भी आपको रोजगार की क्या अपॉर्चुनिटीज है जी, उसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अब जिस शिक्षा और रोजगार की बात है तो इसमें मुझे अचानक से ध्यान आया कि 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन की बात अलग अलग सेक्टर्स में चल रही है जी, हमारी 33% से ज्यादा वुमेन पढ़ ही नहीं पा रही है 10 के बाद, तो रिजर्वेशन का फायदा कितने को मिलेगा? वहां भी एक मतलब वहां भी डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा हमारे सोसाइटी के अंदर। तो इसके लिए बहुत तीव्र गति से, तेजी से हमारे महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की तरफ हमें काम करने की जरूरत है, स्पेशली मैं बक्सर के संदर्भ में कहूँ तो। इसके साथ आप अगर देखते हैं तो हमारी बहुत सारी महिलाओं में बहुत प्रतिभाशाली महिलाएं होती हैं। आप यहाँ पे अगर गांव में जाएंगे तो आपको सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट के काम करके सीमित रख दिया जाता है। वो फैशन डिजाइनर क्यों नहीं बन सकती हमारी महिलाएं? वो आपके इंटीरियर डिजाइनर्स क्यों नहीं बन सकती हैं? उनमें ऐसी क्या कमी है जो कि वो अपना एक स्टार्टअप नहीं कर सकते अबाउट सम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? ऐसा क्या रोकता है उनको जो कि आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, वो स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते? तो ये सारे प्रोफेशंस को लेके हम जब तक नहीं करेंगे तो एक सर्वांगीण विकास महिलाओं को लेके आप नहीं दे पाएंगे। सिर्फ पढ़ा देने से भी नहीं होगा, पढ़ा के फिर क्या? तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ये जितने भी मैंने बताए, बच्चों के लिए भी ये चीज लागू होता है। राइट फ्रॉम आपके क्या बताया जाए, चाइल्ड बर्थ से लेके बचपन एकदम प्रीनेटल केयर है ना, एकदम जो न्यू बॉर्न्स है उनके केयर से लेके उनके बेसिक जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स है, ये सब हो रहा है, ऐसी बात नहीं हो रहा है। बट अभी भी यहाँ पे बहुत सारे आपको इश्यूज मिल जाएंगे। इवन एज बेसिक एज इम्यूनाइजेशन के इश्यूज भी आज भी मैं गांव में जाता हूँ, मुझे पूछता हूँ, मेरे खुद के घर में लोग हैं, मैं पूछता हूँ तो दे आर नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। अच्छा, अगर आप जीत गए, आपने बहुत सारी चीजों की, आपका बहुत ब्रॉड विजन है, ठीक है, अगर आप सांसद बनते हैं बक्सर से और ऐसा हो भी जिस टाइप से आपका विजन है, तो आप बिहार के विकास के लिए, आई मीन बक्सर के विकास के लिए फंड कैसे मैनेज करेंगे? सांसद निधि से इतना बड़ा स्कोप, इतना बड़ा विजन पॉसिबल नहीं है। मैं बताता हूँ, देखिए फंड्स, पहले सांसद निधि का जो फंड होता है ना, जो एमपी लैड फंड कहते हैं, वो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स होते हैं। लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते। वो आप लोकल जो डेवलपमेंट के इश्यूज है, एजेंडा है, उसको आप हेल्प, वो आपके लिए एक तरह का जो क्या कहते हैं स्टॉप गैप, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले काम के लिए वो आता है। वो बड़े विजन और आपके प्लान के नहीं आता, उसके लिए देश में बजट बनता है, कई लाख करोड़ का बजट बनता है इस देश में, हर एक डिपार्टमेंट के लिए बजट बनता है। वो फंड्स बिहार के लिए भी अलॉट होते हैं। आप उस प्रोजेक्ट को किस तरह से अपनी जगह पे लाते हैं, वो आपके थोड़े इंटरपर्सनल स्किल्स भी हैं और ओवरऑल देश की जरूरत को भी देखते हुए वो सब किया जाता है। अगर आप अपनी बात सही तरीके से जगह पे रख सकते हैं तो आपको फंड्स मिलते हैं। आप अपनी जरूरत को, आप उस विकास, जो ओवरऑल देश के विकास में बक्सर का विकास क्यों जरूरी है और बक्सर का विकास नहीं हो रहा है तो किस तरह से पूर्वांचल के विकास को अफेक्ट कर रहा है, किस तरह देश के विकास को अफेक्ट कर रहा है, इस बात को आप सही तरीके से रख सकते हैं तो जो लाखों करोड़ों का जो हमारा बजट है, उसके जो फंड्स है वो हमारे बक्सर के लिए भी है। इसके अलावा और भी सारे बहुत सारे निधि हैं जहाँ पे आप बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनजीओज हैं, उसके अलावा ट्रस्ट हैं, फाउंडेशंस हैं, CSR है, जिसके थ्रू बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं कि अब जो माइक्रो लेवल या मिनी लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो जैसे मैं प्लेग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ, गाँव के प्लेग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे और भी फैसिलिटीज जो बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट्स की बात करता हूँ, मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करता हूँ, मैं प्राइवेट ये जो बच्चे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो एजुकेशन की मैं बात करूँ, कोचिंग, ये सारी चीज़ों में इन सब से मैनेज करूँगा। आप एक IPS ऑफिसर हैं, ठीक है, और जो लोग UPSC की तैयारी करते हैं उनको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आपने खुद UPSC क्रैक कर रहा है, कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए थ्रू आउट परीक्षा की तैयारी के दौरान? मैं ध्रुव एकदम आपको ना मंत्र बताता हूँ इसका, ठीक है, और बिलीव मी, आपके जो भी दर्शक ये मान ले, करके देखिए, ये ना एकदम सरदर्द की दवाई जैसे तुरंत असर करती नजर आएगी। आप सबसे पहले जो स्कीम ऑफ एग्जाम है, जो भी नहीं तैयारी कर रहे, जो स्कीम ऑफ एग्जाम है, वो पूरा एग्जाम का होता कैसे, उसको एकदम रट जाइए, इतनी बार पढ़िए कि आप उसको वर्बेटिम बता सकते हैं कि वो एग्जाम कैसे होता है, क्या पेपर्स आते हैं,
कितने फॉर्म पार्ट्स में आते हैं, कितने नंबर्स के डिविजन्स क्या होते हैं, कौन कौन से हिस्से हैं जो जिस पे पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पेपर्स किस तरह से आए हैं, किस पे ज़्यादा वेटेज हो रहा है, ये पूरा स्कीम जो है एग्जाम का वो पढ़ लेना है अच्छे से। क्वेश्चन पेपर्स को डेफिनेटली स्टडी करना पड़ेगा आपको उसके बाद। जब क्वेश्चन पेपर्स को कैसे स्टडी करिए, इतनी बार पहले किताब नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। अब इतनी बार क्वेश्चन पेपर पढ़िए, इतनी बार क्वेश्चन पेपर पढ़िए कि दिमाग बौखला जाए आंसर्स खोजने के लिए कि यार ये जो पढ़ रहा हूँ उसका आंसर क्या है। और उसके बाद आप खोलिए किताब। जब आप किताब खोलेंगे वो किताब आपसे बात करेगी, वो आपको, क्योंकि आप तो किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, आप कंटेंट नहीं पढ़ रहे होंगे, आप वो सारे दिमाग में खोलते हुए क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे होंगे। तभी जो मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसके लिए युद्ध नहीं करना पड़ेगा। दिमाग खुद वो क्वेश्चंस को खोजना शुरू कर देता है और वो पढ़ाई इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जो पढ़ाई नॉर्मली आप बैठ के 8 घंटे में करेंगे वो आप 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बिकॉज वो फोकस पढ़ाई होगा। तो इसलिए मंत्र यही है, पहले क्वेश्चन पेपर्स पढ़िए, बार बार पढ़िए, दिमाग में पूरे एकदम वो भूख भर दीजिए उसके आंसर्स का, और तब किताब खोल के पढ़िए रेलेवेंट चैप्टर्स को, जिस चैप्टर के क्वेश्चन है उस चैप्टर को पढ़िए, देखिए कि आप फटाफट वो चैप्टर समझ। और फेलियर के दौरान खुद को मोटिवेट कैसे रखें? ये फेलियर्स तो देखिए सीट्स बहुत कम होती है, हाँ। विद्यार्थी बहुत सारे हैं। मैं यही कहूंगा कि फेलियर तो कहते हैं जब तक आप माने नहीं तब तक आप हारे नहीं। तो फेलियर बोल के कुछ नहीं होता, इट्स लाइक सक्सेस डिफर्ड, है ना। तो यही होता है कि, और दूसरा होता है जिनके लास्ट अटेम्प्ट ऐसा कुछ होता है जिनका यूपीएससी में नहीं होता है ना, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आपने यूपीएससी की जो तैयारी की इसमें आपका काफी कुछ अप हो चुके हैं, आप पढ़ाई लिखाई में, ज्ञान के संदर्भ में, आपकी पर्सनालिटी के संदर्भ में, वो आपको जीवन की किसी फेज में, किसी दूसरे अंग में काम आएगा। वैसा नहीं होगा कि आपकी पढ़ाई वेस्ट चली जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना कि दिस इज द एंड ऑफ इट। हाँ, अगर आप अटेम्प्ट्स बाकी है, आप करते रहना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी जो पहला अटेम्प्ट है उसको आप एनालिसिस करिए, अपने फेलियर को, सो कॉल्ड फेलियर को एनालिसिस करिए, कहाँ चूक हो गए थे, कहाँ रुक गया था, कौन से पार्ट में कमी रह गई थी, ताकि आप सिस्टमेटिकली स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क जब आप करेंगे तभी उसके रिजल्ट्स निकल के आते हैं। हार्ड वर्क बार बार वही गलतियां अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप मेहनत करें लेकिन मेहनत भी आप करें तो उन्हीं गलतियों पे फिर मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी गलतियां रिपीट होती हैं। तो इसलिए आप उसका रुकिए, एनालिसिस करिए, एक पॉइंट को देखिए कहाँ, और फिर उसका सॉल्यूशन निकालें, उस पर वर्कआउट करें, पक्का सक्सेस है। और स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता से लेकर आपकी एपीएससी की जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। राइट, देखिए क्या है कि मैं जब छोटा था तो हमारे वहीं पे पास में ही शाखा लगती थी, तो वहाँ पे मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता था, वो दंड मतलब लाठी चलाना सीखने का मुझे बड़ा शौक था। मार्शल आर्ट्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। उसके वहाँ गया, वहाँ जाके सारे प्राणायाम सीखना, वहाँ जाके सूर्य नमस्कार सीखना, और बाकी और भी जो कलाएं हैं वहाँ पे वो सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना। कैंप्स होते थे, तो वनवासी कल्याण आश्रम के भी कैंप हुए तो उसमें भी जाना, लोगों से मिलना जुलना, आप मंत्र सीखना बचपन में तो वो अच्छा लगता था, प्रार्थना साथ में करना वो अच्छा लगता था। ये सब चीज़ें जब आई, आप सारे हमारे जब जाए वहाँ पे तो चप्पल खोलेंगे तो एकदम एक तरीके से लाइन से खोलना, वो एकदम डिसिप्लिन अच्छा लगता था हर चीज़ में। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊँ ना, तो ये जो आईपीएस का वो कीड़ा शायद वही उस डिसिप्लिन में ही कहीं आ गया। मुझे फोर्सेस में रहना है, उस डिसिप्लिन में रहना है। तो वहाँ से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए तो जिस भी काम को हम लेते थे, तो जो बेसिक चरित्र निर्माण संघ क्या कराता है आपका, संघ किस बात पर फोकस करता है, आपकी चरित्र निर्माण, पूरा फोकस। एक शब्द में बोले, संघ क्या कराता है, चरित्र निर्माण, व्यक्ति का भी, देश का भी। तो वो एक बात, उसे एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, पूरा संघ का निचोड़ देखिए, चरित्र निर्माण। तो वो चीज जब आपके पास आ जाती है ना, तो आपके जीवन के हर एक एस्पेक्ट में वो चीज निखर के दिखने लगता है। तो ऐसे करते करते मैं बढ़ता गया, एक जीवन श्रेष्ठ जीवन, इस भाव को लेकर बढ़ता गया। एक ही जीवन में जितना कुछ आप सीख सकते हैं, हर दिन कुछ नया कर सकते हैं, हर दिन किसी और एक नए इंसान के साथ जुड़ सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं। तो ऐसे भाव के साथ जीते गए, दोस्त बनाते गए, मित्र, मेरे दुश्मन नहीं बने कभी। मुझे मैं नहीं मानता मेरे कोई दुश्मन है। तो इस हिसाब से आप देखें तो ये जब एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच के साथ आप बढ़ते गए, ये आईपीएस की जिंदगी मुझे बड़ी आसान सी लगी। पढ़ाई के साथ साथ तुरंत ही करते ही आप एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, है ना। तो सब लोग सोचते हैं यार ये कैसे हो रहा है, सब कुछ में तुम कैसे सक्सेस ही कैसे मिल रहा है हर चीज में। तो मुझे लगता है दिस द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, जो मैं कहीं ना कहीं पिकअप किया था वही संगठन से, संघ से, उस शाखा से पिकअप किया था। और उसके बाद जब बड़ा हुआ तो थोड़ा शाखा जाना बंद हो गया मेरा,
कम हो गया, दूसरी जगह बिजी हो गया हर तरफ से। तो ऐसा ही रहा, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि एक ये विचारधारा में वो चरित्र निर्माण वाली बात हमेशा गूंजती रहती है, हमेशा गूंजती रहती है वो बात राष्ट्र हित के बारे में, हमेशा गूंजती है जनहित के बारे में। तो ये सब जो कुछ आइडियल्स हैं जो मैंने शाखा से पिकअप किया था, वो मुझे कहीं ना कहीं पूरी जीवन में कहीं ना कहीं गाइड करते रहे। अच्छा सर, मैं उस कहानी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपको किसने इंस्पायर किया, किसी ने तो इंस्पायर करा होगा कि आपको आईपीएस बनना है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जिसने इंस्पायर करा होगा, पर सबसे ज्यादा किसने इंस्पायर करा है, कौन सा मित्र है या फैमिली पर्सन है जिसने आपको इंस्पायर करा कि आप आईपीएस बनिए? राइट, ये एक्चुअली देखिए पुलिस का मेरा इंस्पिरेशन था। मैंने बताया ना डिसिप्लिन शाखा से जैसे डिसिप्लिन वाली बात है, तो कहीं ना कहीं पता नहीं है कब कैसे हुआ, एक वो पुलिस के लिए फैसिनेशन मेरा डेवलप हो गया, यूनिफॉर्म सर्विसेज के उसमें पुलिस के लिए सच कहें तो कि मेरा बहुत फैसिनेशन कोई है, पुलिस ही बनना था वैसा फैसिनेशन। बचपन में मैंने एक सिपाही देखा था, उसका बड़ा इंप्रेशन है आज भी मेरे मन पे, कि वो जब स्कूल जाते थे वो देखते थे गाड़ी के पास यूँ बड़ी बड़ी मूछें ऐसे करके खड़े होते थे यहाँ पे, वो एक दृश्य मेरे आज तक मेरी नजर में बसा हुआ है। वो इंसान मुझे विष्णु भगवान जैसे लगते हैं, सच कहता हूँ। ये ऐसा लगता है जब भगवान खड़े यहाँ पे, वो एक फीलिंग वो जब आया तब से मैं कि मैं यही बनूंगा। अब मुझे नहीं पता था क्या रहे, बाद में पता चला जो भी वो सिपाही थे क्या थे। तो वहीं से वो कीड़ा आ गया पुलिस करने का। जब बड़ा होते गया तो क्लास 8 में आया, कुछ मित्रों से बात जब होने लगी तो बताया, सब बता रहे भाई कौन क्या करेगा क्या बनेगा। तो हमने कहा कि भैया हम तो पुलिस बनेंगे। तब मुझे पुलिस में क्या बनेंगे, तब ये क्वेश्चन, अच्छा पुलिस में भी क्या बनेंगे वाली बात है। तब ये बात आई तो मैं रिसर्च किया, पता किया, और उसके बाद हमारे पिताजी भी एक बार एसपी साहब के वहाँ ऑफिस में गए थे, लोकल ऑफिस में। तो वहाँ के जब गुणगान करने लगे कि यंग लड़का आया, काले एम्बेसडर में आया, एकदम लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरा, सब सल्यूट कर रहा है। अब जिससे जो देख के लोगों को इंप्रेशन बिल्डअप होता है, फिर वो एक साथ इतने लोगों को सुना, तुरंत फैसले करता गया, सब कुछ तो सुन के अच्छा लगा मुझे पिताजी के थ्रू। और ये पता चला कि अच्छा आईपीएस जो होता है उसका एक सोशल गरिमा क्या है, उसका जो काम की एबिलिटीज और स्किल्स कितने हाई लेवल हो सकते हैं। और मेरे पिताजी से इम्प्रेस थे कितने कि शायद मैं बन जाऊँ तो उनको अच्छा लगे, उनको खुशी आए, काफ़ी खुशी मिले। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बीज सी आई, और 8th स्टैंडर्ड में ही लगभग मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे आईपीएस ऑफिसर ही बनना है। तो इस तरह से ये होता गया। लेकिन जब मैं 10th के बाद मैंने कहा मैं आर्ट्स लूँगा, तो मुझे पूछा गया कि आर्ट्स क्यों लोगे, तो मैंने कहा नहीं मुझे आईपीएस बनना है, मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना, आईपीएस बनना है। और मुझे लगता है कि मैं आर्ट्स लूँगा तो मेरे जो स्किल्स हैं जो उस एग्जाम के लिए वो बेहतर तरीके से डेवलप होंगे, और कहीं ना कहीं मैं ज़रा फोकस होके उस लाइन में वैसे ही सब्जेक्ट्स लेके पढ़ पाऊँगा। तो मुझे कभी किसी ने कहा कि यार जो सपने भी देखो तो ठीक है, बड़ा औकात में देखो, तो एक ऐसा भी हादसा था मेरे साथ। तो मैं बड़ा तब विचलित हुआ था कि ऐसा क्या बात है। तो आईपीएस इतना बड़ा, तो मेरे लिए वो भी एक मतलब वो चैलेंज भी एक अपॉर्चुनिटी जैसा दिखा कि अच्छा इतनी बड़ी बात है तब तो हम यही करेंगे। तो वो भी एक जिद आ गई, और उसके बाद से फिर पीछे मुड़ के नहीं गए कि आगे बढ़ते गए। गॉड वाज ग्रेट कि फाइनली वी गॉट इट। अच्छा सर, अपने आईपीएस के दौरान आप काफ़ी डिपार्टमेंट्स के हेड थे, नार्कोटिक्स के हेड थे, आप एसआईटी के हेड थे, और क्या कहते हैं टेररिज्म के खिलाफ आपने बहुत काम किया है। तो ऐसी कोई कहानी जो आपको देखकर लोग इंस्पायर हुए, उनको आप बताना चाहते हैं? कहानियां तो बहुत रहेंगी, बट ऐसी कोई कहानी जो इंस्पायर करी? ऐसे ना जो जी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं, कहानियां नहीं होगी, ये घटनाएं हैं। क्योंकि वो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पे आप सीधा लाइन ऑफ फायर पे होते हैं। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं मेघालय में जब पोस्टेड था, तो वो पूरा गारो हिल्स एरिया वहाँ का वो ग्रिप में था पूरी तरह से मिलिटेंसी के। सैकड़ों मिलिटेंट ग्रुप्स, तो मतलब उसकी जो मेजर था जीएनएलए और अल्फा, तो इनके कॉम्बिनेशन में वो पूरा मतलब वहाँ के लोग त्राहिमाम करते वैसे हालत में आप होते, कब किधर से गोली चले पता नहीं। तो ऐसे सैकड़ों मेरे इनकाउंटर्स के किस्से हैं जहाँ पे कि मैं बच गया, मैं जिंदा, ये मैं कहूँगा। तो लोग कहते हैं कि मारे गए मिलिटेंट्स, तो मैं कहा मिलिटेंट्स मारे गए वो तो जो अधर्मी थे, धर्म के खिलाफ लड़ाई में मारे जाएंगे, मैं जो जिंदा हूँ ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें इनकाउंटर इज नॉट एन उपलब्धि, मेरा जिंदा बचे रहना वहाँ पे एक उपलब्धि है। तो ये चीज़ें हैं, वैसे बहुत है। अब मेजर इंसिडेंट्स कहेंगे तो गाय तस्करी का बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा था धुबरी जिले जी, जिसको हमारी टीम ने पूरी तरह से ब्रेक किया उसको। तो कई हजार गाय हमने पकड़ी,
मतलब वो नदी के थ्रू ले जाए, ट्रक के थ्रू ले जाए, हर तरह का चला रखा था। तो वो जब हम लोगों ने उनके अगेंस्ट तांडव चलाया, तो मुझे लगता है कि वहां से मेरा वो दृढ़ संकल्प आया ये ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट लड़ने का, ये सिंडिकेट्स और बड़े बड़े माफियाज के अगेंस्ट लड़ने का, और बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट उसमें थे, बहुत बड़े बड़े। तो उनके अगेंस्ट मेरे खड़े होने का वो जो एक जज्बा आया, तो वहीं से मेरे में वो फील आ गया उस बुक के बाद कि नहीं यार, अगर आपने वर्दी पहना है तो आपको उस वर्दी की लाज रखनी पड़ेगी कि आप वर्दी पहन के खड़े हैं और आपके आँख के नीचे, आपके क्षेत्र में कुछ गड़बड़ हो रहा हो, कुछ इलीगल हो रहा है, तो फिर वो वर्दी की गरिमा नहीं मेंटेन होती। तो उस चीज को वहां से वो जो शुरुआत हुआ है, एंटी कैटल ऑपरेशन, एंटी कैटल स्मगलिंग जो ऑपरेशन से लेके, एंटी नार्कोटिक्स का जितने काम थे उसको लेके, एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम को लेके जितना सारा हम लोगों ने काम किया, तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस रहा मेरा इसमें, बट बहुत फ्रूटफुल रहा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हमारे भगवान वाज ग्रेट, एंड मे बी हमारे सीनियर्स का थैंक्स टू देम कि हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एंड फ्री हैंड से हमने काम किया, निष्पक्ष होकर काम किया, निरपेक्ष होकर काम किया, और बिना किसी डर या भय, बिना किसी लोभ या लालच के काम किया, एंड वी गिव ट्रेमेंडसली गुड रिजल्ट्स। अच्छा, एक क्विक फायर राउंड, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। अगर आनंद मिश्रा आईपीएस नहीं होते तो क्या होते? आईपीएस नहीं होते तो मैं पुलिस में नहीं किसी और पोस्ट पे होता, पर पुलिस में होता। 3 ऐसे टिप्स जो आनंद मिश्रा युवाओं को देना चाहेंगे। पहला चीज है कि एक जीवन श्रेष्ठ जीवन का ये जो मंत्र है उसको आप ध्यान में रखिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ टू अदर्स, अपने आप को किसी के आगे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फॉलो योर हार्ट, अपने अंतःकरण की पुकार सुन के हमेशा फॉलो करिए। और तीसरा, जीवन जो आपका है वो सिर्फ खुद के लिए जिए तो फिर वो क्या जिए। तो आपका जीवन तभी सफल होगा जब आप अपने साथ कम से कम एक जिंदगी किसी और की सुखमय और बेहतर बना सकें। और आनंद मिश्रा का फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है और जिसकी आइडियोलॉजी से वो काफी प्रभावित है? राजा राम मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है। मैं भगवान राम कह लीजिए, राजा राम कह लीजिए, वो मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है। मैं उनकी ही आइडियोलॉजी से प्रभावित हूँ, सच कहता हूँ, और मैं उनकी ही आइडियोलॉजी को मान के चलना चाहता हूँ। तो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, पर आपको थैंक्स कहने से पहले, मैं शो स्टार्ट होने से पहले ना आप कुछ लाइनें गुनगुना रहे थे, क्या वो लाइनें गुनगुना सकते हैं? अच्छा, हाँ, मैं लाइनें गुनगुना रहा था, मैं जिंदगी का सफर के बारे में। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। पता, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक्स।